हम लोग बात कर रहे हैं एक्सक्रीशन के बारे में। तो एक्सक्रीशन है क्या? रिमूवल ऑफ नाइट्रोजिनस मेटाबॉलिक वेस्ट। रिमूवल ऑफ लिख लीजिएगा, रिमूवल ऑफ नाइट्रोजिनस मेटाबॉलिक वेस्ट। वैसे तो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड भी निकालते हैं, लेकिन लंग से वो निकल के सांस की प्रक्रिया में, सांस छोड़ने की प्रक्रिया में बाहर निकल जाती है, तो रिस्पिरेशन ब्रीदिंग में ही वो काम हो जाता है। लेकिन अलग से नाइट्रोजिनस मेटाबॉलिक वेस्ट को निकालने के लिए किसकी जरूरत होती है? एक अलग से एक्सक्रीटरी ऑर्गन, एक्सक्रीटरी सिस्टम की जरूरत होती है। तो एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ नाइट्रोजिनस मेटाबॉलिक वेस्ट। तो रिमूवल ऑफ नाइट्रोजिनस मेटाबॉलिक वेस्ट इज कॉल्ड एज व्हाट? एक्सक्रीशन। यहाँ पे देखिए लिखा है रिमूवल ऑफ हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट, लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजिनस आप लिख लीजिए, नाइट्रोजिनस, हार्मफुल नाइट्रोजिनस मेटाबॉलिक वेस्ट इज कॉल्ड एज एक्सक्रीशन। अब अलग अलग ऑर्गेनिज्म में एक्सक्रीटरी ऑर्गन अलग अलग हैं। जैसे कहने का मतलब इसको लेंगे, लीच अर्थवर्म को लेंगे तो उसमें नेफ्रीडिया होता है, सिंपल वन। इसके बाद कॉकरोच को लेंगे तो मल्पीगियन ट्यूब्यूल होता है। लेकिन वर्टिब्रेट में आएंगे तो किडनी होता है एक्सक्रीटरी ऑर्गन। फिश से लेकर के फ्रॉग, रेप्टाइल्स, बर्ड, मैमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग में ए पेयर ऑफ किडनी एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। तो ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन ही नहीं है, एक्सक्रीटरी एज वेल एज ऑस्मो रेगुलेटरी। एक्सक्रीशन के साथ साथ और क्या काम करता है? ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन माने बैलेंस ऑफ वाटर। मेटाबॉलिक वेस्ट को तो बाहर निकालता ही है, जैसे यूरिया को बाहर निकालता है, किसी किसी में यूरिक एसिड को, जैसे कि बर्ड्स में, रेप्टाइल्स में, ये बाहर निकालता है। लेकिन पानी की मात्रा को भी नियंत्रित करता है। जैसे आप एक चीज महसूस करेंगे, गर्मी के दिन में यूरिनेशन कम जाना पड़ता है, पेशाब कम लगेगी। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम पानी पसीने से बाहर निकलता है। तो हम लोग पानी ज्यादा पीते हैं, फिर भी पानी पसीने से बाहर निकल जाता है। इसलिए किडनी पानी को एब्जॉर्ब करना चाहती है कि ब्लड में पानी की कमी न हो, है ना? क्योंकि पसीने से भी निकला और किडनी भी छान के बाहर निकाल दे तो हमको और पानी पीना पड़ेगा कि नहीं पीना पड़ेगा। तो किडनी क्या करती है? उस समय पसीने से पानी बाहर निकल रहा है तो कम से कम पानी निकालती है, तो उस समय यूरिन कंसंट्रेटेड होगा और यूरिनेशन कम होगा, तो पानी की मात्रा ब्लड में नियंत्रित किया कि नहीं किया? लेकिन बरसात में और जाड़े में आप पानी पी लीजिए, उतना ही पानी जितना गर्मी में पीते थे, आप देखेंगे बार बार यूरिनेशन जाना पड़ेगा। क्यों? पसीना तो हो नहीं रहा। जब पसीना नहीं हो रहा है तो सारा पानी कौन छानेगा? किडनी। तो यूरिन की मात्रा क्या होगी? ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि ब्लड में उतना ही पानी रखना है जितने की जरूरत है। हम तो नाप तोल के पीते नहीं भाई, मन हुआ पी लिए, 10 बार मिठाई कोई खिलाया 10 बार पानी पी लिए, पानी की मात्रा क्या हो गई? ज्यादा। तो कहाँ आएगा? ब्लड में आएगा। ब्लड में आएगा तो ब्लड में कितना पानी होना चाहिए उसको कौन कंट्रोल करेगा? किडनी। तो यूरिन ज्यादा बनेगा। तो किडनी एक्सक्रीटरी ऑर्गन तो है ही है। इसके अलावा और कौन सा ऑर्गन है बेटा? ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन। अब यही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछेगा, किडनी इज एक्सक्रीटरी एज वेल एज ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन, एक्सप्लेन हाउ। आप बताएं कि कैसे किडनी एक्सक्रीटरी ऑर्गन भी है और ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन भी है। समझ में आया कि नहीं? तो बोलेंगे कि किडनी प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन फिल्ट्रेशन ऑफ यूरिया फ्रॉम ब्लड एंड रिमूव आउटसाइड द बॉडी, सो एक्सक्रीटरी ऑर्गन एज वेल एज kidney also regulate the amount of water in body fluid and blood, so it is called as osmoregulatory organ। तो हमारे बॉडी फ्लूइड और ब्लड में वाटर की मात्रा को भी रेगुलेट करती है और जो नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट है उसको बाहर भी निकालने का काम करती है। इसीलिए किडनी को क्या कहते हैं बेटा? एक्सक्रीटरी एज वेल एज ऑस्मोरेगुलेटरी ऑर्गन। ऑस्मो रेगुलेशन मीन्स बैलेंस ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर एंड मिनरल, है ना? अमाउंट, जैसे नमक आपने ज्यादा खा लिया किसी दिन, तो ब्लड में उतना ही नमक रखना है जितने से पीएच मेंटेन हो। तो बाकी नमक क्या होगा? सोडियम क्लोराइड यूरिन के साथ फिल्टर होके बाहर निकल जाएगा। तो ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब क्या होगा? लिख लीजिएगा, बैलेंस ऑफ वाटर एंड
वाटर मिनरल्स इन बॉडी फ्लूइड। बॉडी फ्लूइड में टिश्यू फ्लूइड भी हो जाएगा और ब्लड भी हो जाएगा। ठीक है ना, दो बार आपको नहीं लिखना पड़ेगा। बॉडी फ्लूइड कह दिया तो दोनों हो गया, ब्लड भी हो गया और लिम्फ भी हो गया और टिश्यू फ्लूइड भी हो गया, सब हो गया। ठीक है, समझा गया कि नहीं? तो बेटा ऑस्मोरेगुलेशन का मतलब बैलेंस ऑफ वाटर एंड मिनरल इन द बॉडी फ्लूइड। तो ये दोनों काम कौन करती है बच्चों? किडनी। कितनी किडनी है हमारे बॉडी? दो किडनी है, राइट और लेफ्ट। लेफ्ट जो है ये हमारे एब्डोमिनल कैविटी में है। किडनी के ऊपर में ग्लैंड होती है, रीनल ग्लैंड। अभी हम लोग हार्मोनल रेगुलेशन पढ़ेंगे तो वहां वो बात आएगी। अभी फटाफट इसी को पहले देख लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब किडनी में जैसे नवोदय विद्यालय है, आपका माता पिता बोलेंगे कि हमारा बेटा बेटी नवोदय विद्यालय में पढ़ रहा है, लेकिन असलियत तो है कि आपका बेटा बेटी, उनका बेटा बेटी नवोदय विद्यालय के कक्षा 10 में पढ़ रहा है। अलग अलग क्लासरूम से हैं, अलग अलग क्लास में बच्चे हैं। हालांकि वो क्या बोलेंगे? नवोदय विद्यालय में पढ़। जब कोई पूछेगा किस क्लास में, तब बताएंगे कक्षा 10 में। तो वैसे ही किडनी में यूरिन बनता है, लेकिन किडनी में भी कहाँ बनता है? उसके इकाई है, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स हैं। तो किडनी में जो मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन है, वही जो है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी कौन है? अब नवोदय विद्यालय का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कौन है? उसका क्लासरूम है, उसका लैब है, जहां पे बच्चे पढ़ते हैं। नवोदय विद्यालय तो 33 एकड़ में फैला पूरा ही है, लेकिन फंक्शनल यूनिट कहाँ है? जहां पे बच्चा शिक्षा ले रहा है, वो क्लासरूम है आपका। समझे कि नहीं? तो यहाँ पे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी कौन है? नेफ्रॉन। याद रखिएगा, नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। नेफ्रॉन में क्या क्या होता है? नेफ्रॉन में होता है कप लाइक स्ट्रक्चर, जिसको कहते हैं बोमेन कैप्सूल, फिर नेफ्रॉन ट्यूब्यूल, इसके बाद कलेक्टिंग डक्ट। अब बोमेन कैप्सूल में जब ब्लड कैपिलरी आ जाते हैं तो ग्लोमेरुलस कैप्सूल हो जाता है। चलिए अब यूरिनरी ब्लैडर। अब यहां देख लीजिए, यहां पे किडनी हो गई, ये क्या हो गई? किडनी। ये राइट किडनी है कि लेफ्ट किडनी है? लेफ्ट है, ऐसे हो जाएगा इधर, है ना। और यहाँ पे किडनी से जो छना हुआ है वो ये यूरेटर के द्वारा, एक बार आया था ना लेवलिंग के लिए, अभी ये यूरेटर के द्वारा। तो कितने यूरेटर हो गए? जितनी किडनी उतना यूरेटर। याद रखिए, जितनी किडनी उतना यूरेटर। किडनी 2 तो यूरेटर भी 2। और यूरिनरी ब्लैडर कितना हो गया? 1। और यूरिनरी ब्लैडर के बाद यहाँ पे यूरेथ्रा हो गया। ठीक है, तो किडनी में जो ब्लड आया वह एआर्ट्रा से होते हुए रीनल आर्टरी से आया, और रीनल आर्टरी तमाम सारी ब्रांच में बच के एक एक एफरेंट आर्टरी एक एक नेफ्रॉन ट्यूब्यूल में गई और वहां पे फिल्ट्रेशन हुआ। इसके बाद जो है, जो फिल्ट्रेशन के बाद जो मटेरियल आया वह जो है वाटर है, उसमें यूरिया है, कुछ मिनरल्स भी हैं, और यह जो है यूरेटर से होकर के चला यूरिनरी ब्लैडर में और टाइम टू टाइम सही से बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन ब्लड के फिल्ट्रेशन के बाद ब्लड फिर वापस कैसे जाएगा? रीनल वेन से जाएगा, फिर वेना केवा में, फिर हार्ट में चला जाएगा। तो किसमें यूरिया ज्यादा है? रीनल आर्टरी वाले ब्लड में कि रीनल वेन वाले में? रीनल आर्टरी वाले में ज्यादा है। और जब छन के गया तो छन की यूरिया इधर आ गई और ब्लड उधर गया तो उसमें कम है या नहीं के बराबर है। तो यूरेटर क्या है? यूरेटर इज ए ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। वह किडनी को किससे जोड़ता है? यूरिनरी ब्लैडर से। यूरेटर इज ए ट्यूबुलर स्ट्रक्चर कनेक्ट किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर। अब यहां पर यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन इकट्ठा होता है और समय समय पर बाहर निकाल देते हैं। अब यहां पर जो है किडनी का काम है यूरिया का फिल्ट्रेशन। किसी किसी की किडनी खराब हो जाती है तो उनको आर्टिफिशियल किडनी पे हीमोडायलिसिस पे रखा जाता है। आर्टिफिशियल किडनी पे हीमोडायलिसिस पे रखा जाता है। हीमोडायलिसिस मतलब द फिल्ट्रेशन ऑफ यूरिया बाय आर्टिफिशियल किडनी। आर्टिफिशियल किडनी के द्वारा यूरिया का फिल्ट्रेशन होता है, नाइट्रोजन मेटाबॉलिक वेस्ट का फिल्ट्रेशन होता है फ्रॉम ब्लड से, तो उसी को क्या कहते हैं? हीमोडायलिसिस। इसके बारे में डिटेल में आपको बताया है, डायग्राम भी बनाया है, उसको देख लीजिएगा। और इन ह्यूमन बीइंग में एक्सक्रीशन आपने देखा, कितने स्टेप में होता है एक्सक्रीशन ह्यूमन बीइंग में? पहला अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, दूसरा है यह भी पूछा गया था अभी, री एब्जॉर्प्शन, कुछ लोगों ने लिखा था कुछ लोग नहीं। और तीसरा क्या है? सिक्रीशन है। तीसरा है
सिक्रीशन। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहाँ होता है जरा हमको बताइए। एक अगर नेफ्रॉन हम इसे नेफ्रॉन बना लें, इसे नेफ्रॉन ऐसे बना लें, यह नेफ्रॉन, चलिए यह बोमेन कैप्सूल हो गया। क्या हो गया? बोमेन कैप्सूल। यह बोमेन कैप्सूल हो गया। बोमेन कैप्सूल कप लाइक स्ट्रक्चर। और यह प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल बताया था कि नहीं बताया था? बताया था ना। और यह हेनले लूप बना लीजिए फटाफट, बैठे मत रहिए, डायग्राम आएगा। और आप लोग बार बार वही गलती कुछ लोग कर रहे हैं पहले वाली। अब गलती करने का अवसर मत दीजिए, नहीं तो आपका नुकसान होगा। तो अब देखिए नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन में ये क्या है बेटा? इसका नाम बताइए, इसका नाम बताइए। BOWMENS, बोमेन्स कैप्सूल। बोमेन्स कैप्सूल कब की तरह है? यह क्या है? PCT, नहीं नाम आए तो PCT। कैप्सूल के जो निकट में नजदीक में है उसको प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल, इसको निकटस्थ नलिका कहते हैं। प्रॉक्सिमल, जैसे हमारे नजदीक में सबसे नजदीक ये है, और सबसे पीछे कौन है, सबसे दूर कौन है? उधर। हाँ, तो ये निकटस्थ हो गए, वो क्या हो गए? दूरस्थ। तो कैप्सूल के जो नजदीक है उसको प्रॉक्सिमल माने निकटस्थ, प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल क्या कहेंगे? प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल। इसको क्या कहेंगे? प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल। और यह जो दूर है, अब देखिए इसको सीधा करेंगे तो दूर हो जाएगी नहीं हो जाएगी? इसको खींच के सीधा करेंगे तो दूर होगी कि नहीं होगी? कौन? यह है ना। तो इसको कहेंगे DCT। क्या कहेंगे? DCT, डिस्टल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल। क्या कहेंगे बेटा? डिस्टल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल। क्या कहेंगे? डिस्टल कन्वॉल्यूटेड, दूरस्थ नलिका। और इसको क्या कहेंगे? कलेक्टिंग डक्ट। क्या कहेंगे? कलेक्टिंग डक्ट। तो जितने नेफ्रॉन ट्यूब्यूल है और यहां पे जो नैरो है यू शेप, इसको क्या कहेंगे? हेनलेज लूप। कोई बताए क्या कहेंगे? हेनलेज लूप, इसको हेनलेज लूप कहेंगे। हेनलेज लूप, यू शेप्ड है तो लूप कर दी। लेकिन यह अभी नेफ्रॉन जो है स्क्लेटरी सिस्टम का हिस्सा, इसमें बोमेन कैप्सूल, प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल, हेनले लूप, डिस्टल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट है। लेकिन छनाई किसकी होनी है? ब्लड की। चलनी आपके पास है, चलनी में आपको आटा छानना है इधर। तो अब यहां पे जिसको छानना है उसको लाना पड़ेगा। तो जिसको छानना है वो तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में दौड़ रहा है। कल पढ़ा था ना कि ब्लड में, आर्टरी में, वेन में दौड़ रहा है। तो आर्टरी से ब्लड हार्ट पंप किया तो आएगा। तो यहां पे रीनल आर्टरी आई, और रीनल आर्टरी जैसे ही आएगी तो रीनल आर्टरी आकर के कितने भाग में बढ़ जाएगी? उतने भाग में रीनल आर्टरी किडनी में आएगी। कहां आएगी? किडनी में। और उतने भाग में बटेगी जितना उस किडनी में नेफ्रॉन है। जैसे टंकी से पानी सप्लाई हो रहा है तो उसकी पाइप कितने भाग में बट गई? जितने मकान है। और फिर हर मकान में भी जितने जितने पॉइंट पे जाना है वहां वहां बटेगी। बटेगी नहीं बटेगी? तो अगर रीनल आर्टरी किडनी में आई, अगर 1 लाख नेफ्रॉन है, 1 मिलियन नेफ्रॉन है, तो कितने ब्रांच में बटेगी? 1 मिलियन ब्रांच में बटेगी और हर एक में जाएगी। अब यहां आ गई, कहां आएगी? बोमेन कैप्सूल में। अब जो बोमेन कैप्सूल में आ गई, यह जो बोमेन कैप्सूल में आएगी, बोमेन कैप्सूल में आएगी, यह जो बोमेन कैप्सूल में आएगी, यह तो रीनल आर्टरी है। क्या है? रीनल आर्टरी। ये रीनल आर्टरी कहां आई थी? किडनी में। लेकिन रीनल आर्टरी भी ब्रांच बन गई, तो अब इसको कहेंगे एफरेंट आर्टरी। क्या कहेंगे? एफरेंट। जो बोमेन कैप्सूल में ले जाएगी उसको क्या कहेंगे बेटा? एफरेंट आर्टीरियोल। आर्टीरियोल का मतलब आर्टरी से भी पतली।
आर्टिरियोल का मतलब जैसे बुकलेट, बुक से छोटा बुकलेट, वैसे आर्टरी से पतली क्या कहेंगे? आर्टिरियोल। अब ये कहां चली आई बच्चों? बोमेन कैप्सूल में, लेकिन यहां से निकलेगी भी तो इसको इफरेंट आर्टिरियोल। जो बोमेन कैप्सूल में लेके आई उसको एफरेंट, और जो इसमें से लेके निकली उसको इफरेंट। क्या कहेंगे? इफरेंट आर्टिरियोल। तो आर्टरी, रीनल आर्टरी आर्टिरियोल में बट गई। कितनी आर्टिरियोल में बटी? जितने की नेफ्रॉन ट्यूब्यूल है, और हर एक नेफ्रॉन ट्यूब्यूल में एक एक एफरेंट आर्टिरियोल आई। और मान लीजिए एफरेंट आर्टिरियोल आ रही है, आने के बाद भी ब्रांचिंग हो गई, बंच ऑफ कैपिलरी बनाई। देखिए ये रेफरेंट आर्टेरियोल आई और बंच ऑफ कैपिलरी बन गई। अपने हाथ से बना के देख लीजिए और फिर कलेक्ट होगा ऐसे। ये बंच ऑफ कैपिलरी बन गई कि नहीं बन गई? इधर से आ गई बंच ऑफ कैपिलरी, ताकि और पतली हो जाए। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करना है। क्या करना है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अब यहाँ पर एकदम फाइन ब्लड कैपिलरी बन गई। क्या बन गई? फाइन ब्लड कैपिलरी। देखिए एकदम पूरी बंच ऑफ कैपिलरी बन गई, फाइन ब्लड कैपिलरी, पूरी बंच ऑफ कैपिलरी। तो यहां से ब्लड आ रहा है बेटा, उसी ब्लड में यूरिया है, यूरिक एसिड है, और फाइन ब्लड कैपिलरी के द्वारा। अब देखिए मैंने इसको थोड़ा वाइड बनाया, इसको थोड़ा नैरो बनाया है ना, इसको वाइड बनाया नैरो, तो ये इसमें ज्यादा ब्लड आ रहा है और निकल कम रहा है। इसका मतलब प्रेशर यहाँ क्या होगा? ज्यादा होगा, तभी तो फिल्ट्रेशन तेजी से होगा ना। तो यहाँ पे जो फिल्ट्रेशन हो रहा है, इस फिल्ट्रेशन को क्या कहेंगे बेटा? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्यों? क्योंकि ये आटा चालने वाली चलनी से नहीं हो रहा है, ये फाइन कैपिलरी से हो रहा है, ये फाइन कैपिलरी से हो रहा है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो गया, यह अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो गया। अब यहां पे आपने लिखा था ये बोमेन कैप्सूल, और यहां पे आ गया रेड कलर का ग्लोमेरुलस। क्या आ गया? ग्लोमेरुलस। तो ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल को इकट्ठे क्या कहेंगे? कोई बताए? यस, इनको कहेंगे मैलपिघियन कैप्सूल। मैलपिघियन कैप्सूल। तो अब मैथमेटिक्स पढ़ लीजिए। बोमेन कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलस इक्वल टू मैलपिघियन कैप्सूल, मैलपिघियन कैप्सूल माइनस बोमेन कैप्सूल इक्वल टू मैलपिघियन कैप्सूल माइनस ग्लोमेरुलस इक्वल टू बोमेन कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलस इक्वल टू मैलपिघियन कैप्सूल। समझ आ गया? तो जब बोमेन कैप्सूल में ग्लोमेरुलस मिल गया तो उसको मैलपिघियन कैप्सूल कह देंगे। ठीक है ना? तो जब तक ग्लोमेरुलस यहां नहीं रहेगा तब तक छनाई नहीं होगी। ठीक है? तो यहाँ एक्सक्रीटरी सिस्टम और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम दोनों का कॉम्बिनेशन है। कहां? बोमेन कैप्सूल में। ठीक है? तो नेफ्रॉन के किस पार्ट में एक्सक्रीटरी सिस्टम और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का कॉम्बिनेशन है? बोमेन कैप्सूल में। क्यों? क्योंकि मैलपिघियन कैप्सूल में एक्सक्रीटरी सिस्टम और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का कॉम्बिनेशन कहां है? मैलपिघियन कैप्सूल में। क्योंकि यहाँ बोमेन कैप्सूल, और उनको कौन रिसीव कर रहा है? किसको रिसीव कर रहा है? वो ग्लोमेरुलस को। अब यहां से ब्लड आया, तेजी से आया, छनाई हुई। तो छनाई जब होगी तो यहाँ तो कोई गार्ड बैठा नहीं है कि वो कहेगा भैया तो यूरिया जाओ तुम्हारे छानने के लिए बना है, ग्लूकोज तुम मत जाओ तुम हमारे लिए जरूरी हो, एमाइनो एसिड तुम मत जाओ हमारे लिए जरूरी हो, वाटर तुम भी मत जाओ हमारे लिए जरूरी हो। ऐसा तो है नहीं। यहाँ जो छनाई होगी पार्टिकल के साइज के आधार पर होगी। जब आटा चलते हैं तो जो छोटे छोटे पार्टिकल हैं ऊपर नीचे आ जाते हैं, और जो बड़े पार्टिकल हैं वो क्या होंगे? ऊपर। उसके साइज के आधार पर तो क्षमता है ना। तो यहाँ भी साइज के आधार पर। अब सपोज करिए कि यहाँ यूरिया छन रही है, तो क्या वाटर नहीं छन के आ जाएगा? एमाइनो एसिड नहीं छन के आ जाएगा? ग्लूकोज नहीं छन के आ जाएगा? आ जाएगा। सोडियम क्लोराइड भी छन के आ जाएगा। इतनी तेजी से छनाई होती है कि यूरिया छानने के लिए बना है, लेकिन यूरिया के साथ जैसे लैब खुला बच्चों को आने के लिए, मक्खी मच्छर जो बाहर होंगे वो भी भाग के आ जाएंगे। उससे जो छोटे हैं तो आइए जाएंगे। अब कोई बड़ा जानवर है, हाथी है, तो नहीं आ पाएगा, लेकिन छोटे उससे हैं तो आ जाएंगे। तो यूरिया के साथ वाटर, एमाइनो एसिड, ग्लूकोज, विटामिन, मिनरल, ये सभी आ जाते हैं। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में फिल्ट्रेशन तो हुआ, लेकिन जिसको छनना था वो भी छना, और जिसको नहीं छनना था वो भी छन गया। ऐसे ही छना छता रहे तो हम लोग को और दिक्कत हो जाएगी।
जो गैर जरूरी है वो तो छन गया, लेकिन जो जरूरी है उसको नहीं छनना चाहिए। तो दूसरा स्टेप क्या होगा? री एब्जॉर्प्शन। अब यहाँ पर पहला स्टेप तो क्लियर हो गया ना। अब जब यहाँ पे छन के आ गए बेटा, ये छन के आ गए इसमें, तो इसमें ट्यूब्यूल में री एब्जॉर्प्शन होगा। किसका री एब्जॉर्प्शन होगा? इनका री एब्जॉर्प्शन होगा वाटर का, सोडियम का, क्लोराइड का, एमाइनो एसिड का, ग्लूकोज का, विटामिन, मिनरल, व्हाटएवर जो भी यूजफुल मटेरियल है उसका फिर से क्या हो जाएगा? री एब्जॉर्प्शन। तो नेफ्रॉन के ट्यूब्यूल में री एब्जॉर्प्शन होगा, लेकिन एब्जॉर्प्शन होकर ब्लड में आना चाहिए ना। एब्जॉर्प्शन होकर ब्लड में आएगा तब तो हमारे टिश्यू को मिलेगा। तो इसका मतलब है जो ब्लड कैपिलरी इफरेंट आर्टरियोल निकल रही है वो फिर किसके चारों ओर लिपटनी चाहिए? अमर मेल की तरह किसके चारों ओर लिपटनी चाहिए? नेफ्रॉन ट्यूब्यूल के चारों ओर लिपटनी चाहिए, तभी तो ये री एब्जॉर्प्शन होगा कि नहीं होगा। तो यह जो है पेरिट्यूबुलर कैपिलरी बना करके इसके चारों ओर लिपट जाती है। तो यहां से जो भी यूजफुल मटेरियल है वो फिर कहां आ जाएगा? री एब्जॉर्ब होकर कहां आ जाएगा? नेफ्रॉन ट्यूब्यूल से कहां आ जाएगा? ब्लड कैपिलरी में आ जाएगा, और यही फिर वेन बना लेगी, और फिर वेन्यूल वेन और वेन लेके जाएगी ब्लड को, समझा कि नहीं, रीनल वेन के रूप में। तो यह एब्जॉर्ब हो गया। और मान लीजिए कि यहाँ पे जब छनाई हो रही है तो कोई जरूरी नहीं है कि सारा का सारा यूरिया छनी गया हो, कुछ यूरिया यहाँ आ गई, और यूरिया का क्या हो जाएगा? सिक्रीशन। क्या हो जाएगा? सिक्रीशन। तो अल्ट्राफिल्ट्रेशन, ड्यूरिंग अल्ट्राफिल्ट्रेशन इन द मैट्रियन कैप्सूल ग्लोमेरुलस द फिल्ट्रेशन ऑफ यूरिया, यूरिक एसिड, वाटर, एमाइनो एसिड, some amount of sodium also takes place. When it passes to nephron tubule, then again the useful material like maximum amount of water, glucose, amino acid, sodium chloride reabsorbed into nephron tubule, then into blood capillary. And during ultrafiltration, the urea which is unable to filter again secreted into nephron tubule. ठीक है ना। तो ये सब करने कराने के बाद जो फिल्ट्रेट यहाँ आया, यहाँ भी वाटर की मात्रा एब्जॉर्ब हो जाएगी, H2 एब्जॉर्ब हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड। बाकी अब यहाँ पे क्या बन गया? यूरिन। क्या बन गया? यूरिन। अब यही तमाम सारी कलेक्टिंग डक्ट पल्विस में जाके मिलेंगी, वहां से फिर यूरेटर से होकर के कहाँ चला आएगा? यूरिनरी ब्लैडर में, और वहां से सही से बाहर निकाल दिया जाएगा। समझ में आ गया? तो तीनों स्टेप क्लियर हो गए। अब आगे बढ़ू ना। ओके, चलो, ये तो हो गया एक्सक्रीशन। इस स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे बच्चों? क्या कहेंगे? नेफ्रॉन। यह किसकी यूनिट है? किडनी की। यह जो कैपिलरी आके लगी इसको पेरिट्यूबुलर कैपिलरी कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरिट्यूबुलर ब्लड कैपिलरी। क्योंकि ये आकर के किससे अटैच है? ट्यूब्यूल से, नेफ्रॉन ट्यूब्यूल से। चलिए, ठीक। अब यहां पर देखिए लिखा ना, द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज, एमाइनो एसिड, साल्ट, वाटर टेक्स प्लेस इन द नेफ्रॉन। अब एक्सक्रीशन इन प्लांट। प्लांट में भी थोड़ा बहुत एक्सक्रीशन होता है। प्लांट में कैसे एक्सक्रीशन होता है? आप जानते हैं कि प्लांट की जड़ें जमीन में होती हैं, और एक्सक्रीशन क्यों जरूरी है? क्योंकि जब मेटाबॉलिज्म होता है तो मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया में, जैसे आप घर में खाना पकाते हैं, सब्जियां लाते हैं, सब्जियां पकाते हैं, तो उसे कुछ कचरे भी तो निकलते हैं ना। वैसे ही जब हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म होता है, यूजफुल प्रोडक्ट बनते हैं, तो कुछ मेटाबॉलिक वेस्ट भी बनते हैं। तो उसी मेटाबॉलिक वेस्ट में जैसे यूरिया था, यूरिक एसिड था, वो तो हम लोग निकाले। एनिमल में तो स्कीटरी ऑर्गन है, निकाल दिया जाएगा, लेकिन प्लांट में ऐसा कोई अलग से स्कीटरी सिस्टम नहीं दिया गया है। प्लांट में केवल दो ही सिस्टम है, रूट सिस्टम और शूट सिस्टम। हम लोग में तो बहुत सारे सिस्टम है, तो यहाँ पे स्कीटरी सिस्टम, लेकिन प्लांट में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। तो जब इसमें कोई मेटाबॉलिक वेस्ट बनता है तो वो मेटाबॉलिक वेस्ट इसके प्लांट की लीफ में इकट्ठा हो जाता है। इसीलिए तो मैक्सिमम पौधों में पत्तियां हर साल झड़ जाती हैं। अगर एक साल काम करते करते उनमें इतना मेटाबॉलिक जमा हो गया वेस्ट कि उनका सेल अब काम नहीं करेगा, तो इस साल के अंत में जड़ें भी झड़ेंगी ना, स्प्रिंग सीजन आएगा, वो झड़ जाएगी, फिर नई पत्ती बनेगी, क्योंकि उसमें इतना कचरा हो चुका है कि अब उतना इफिशियंसी से वो काम नहीं कर पाएगी। इसीलिए झड़ती हैं, अपने मेटाबॉलिक वेस्ट को बाहर निकालने के लिए, फिर नई पत्ती बनाती हैं। तो पत्तियों में मेटाबॉलिक वेस्ट जमा हो जाते हैं। जब पत्तियां जमीन पे आती हैं, झड़ती हैं, तो उसके साथ मेटाबॉलिक वेस्ट क्या करता है? आ जाता है।
लेकिन कुछ पौधों में, मैक्सिमम पौधों में थोड़ा बहुत मात्रा में जब ये ट्रांसपीरेशन करता है तो उसके साथ भी वाटर जब निकलता है उसके साथ भी थ्रो ट्रांसपीरेशन की प्रक्रिया में भी कुछ मेटाबॉलिक वेस्ट बाहर निकल जाते हैं। जैसे हम लोग को पसीना निकलता है ना, कभी कभी गर्मी के दिन में अगर आप ब्लैक पैंट पहने हैं और पसीना खूब हुआ है तो पैंट व्हाइट दिखाई देने लगता है। क्या होता है उसमें? मिनरल्स होते हैं। साल्ट कहाँ से आ गए? आपके ब्लड से आए वो साल्ट। इसीलिए गर्मी में जब पानी पीते हैं थोड़ा नमक नींबू मिला के पीते हैं। नमक की कमी बहुत ज़्यादा होती है गर्मी में, समझ आए कि नहीं? खाली गुड़ और चीनी खा के नहीं, नमक भी चाहिए, क्योंकि नमक निकलते रहता है पसीने से। पानी निकलेगा तो नमक भी लीच कर जाता है उसके साथ। ये सब बायोलॉजिकल रीजन है, तो बायोलॉजी जानना जरूरी है आपको हेल्दी रहने के लिए, है ना। तो यहाँ पे कुछ मिनरल जो है ट्रांसपीरेशन की प्रक्रिया में भी निकल जाते हैं। कुछ जो है मेटाबॉलिक वेस्ट कैसे निकलते हैं? ट्रांसपीरेशन की प्रक्रिया में। स्टोमेटा से होता है ना, तो गैसियस एक्सचेंज के साथ ट्रांसपीरेशन होता है, निकल जाते हैं। और कुछ क्या करते हैं? राल, रेजिन, गम्स के रूप में जमा रहते हैं। जैसे बबूल के पेड़ को उसमें कहीं घाव करें तो उसमें गोंद निकलने लगता है, नीम में भी निकलने लगता है। तो राल, रेजिन ये भी मेटाबॉलिक वेस्ट है, वो जमा रहता है और उसको रिलीज करते हैं। तो यह भी है किस रूप में? रेजिन और गम्स। लिख लीजिएगा, लिख रहे हैं कि नहीं? हाँ, कथा सुनते भी रहिए, कान से हाथ से लिखते रहिए। तो वेस्ट प्रोडक्ट आर रिलीज इन द फॉर्म ऑफ रेजिन एंड गम्स। इसके अलावा जब पत्तियां झड़ती हैं, फॉलिंग ऑफ लीव्स आल्सो हेल्प्स इन रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। बताए ना, पत्ती जब झड़ेगी तो इसमें जो वेस्ट पदार्थ है मेटाबॉलिक वेस्ट, वो भी निकलेगा। इसके अलावा इन सम प्लांट रूट आल्सो रिलीज मेटाबॉलिक वेस्ट। रूट का सिंचाई होती, पानी जाता है तो पानी के साथ भी डिफ्यूज होकर कुछ मेटाबॉलिक वेस्ट बाहर निकल जाते हैं। समझ में आ गया? तो यहाँ पे 3 लेयर पे, एक तो ट्रांसपीरेशन की प्रक्रिया में, बाकी उसमें जमा रहते हैं, कुछ रेजिन और गम्स के रूप में जमा रहते हैं, और कुछ रूट से निकलते हैं, और फाइनली पत्ती जब झड़ती है तो उसके साथ बाहर निकल जाती है। समझ में आ गया? तो पूछेगा प्लांट में एक्सक्रीशन कैसे होता है, लिख लेंगे।